इस डिक्टेशन की PDF टेलीग्राम ग्रुप में फाइल नंबर 014 के नाम से मिलेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। कभी किसान को सूखे की मार पड़ती है तो अब कुदरत ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। कितना नुकसान हुआ है इसका अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। यह नुकसान उस समय हुआ जब माना जा रहा था कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। पिछले कुछ समय से कृषि विकास दर ठीक ठाक ढंग से बढ़ रही थी। इस साल इस पर मौसम की मार पड़ सकती है। ऐसा मालूम हो रहा है कि औद्योगिक विकास दर के मोर्चे पर आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर कुछ साल बाद कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है और ऐसे मौके पर किसानों को राहत देने का कोई स्थायी तरीका अभी तक विकसित नहीं किया जा सका है। राहत का एक तरीका फसल बीमा है, लेकिन इस पर सिर्फ चर्चा होती है। फसल बीमा को कभी बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जा सका। फसल बीमा के अभाव में किसानों को आपदा का मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई किसान एक ही झटके में गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच जाते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र की यह अकेली बड़ी समस्या नहीं है। भारत में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई आबादी कृषि बता रही है कि देश की कई समस्या काफ़ी गंभीर होती जा रही है। अमेरिका की प्रसिद्ध और विश्व स्तर पर ध्यान केंद्रित करने वाले पर्यावरण अनुसंधान संगठन ने एक रिपोर्ट में यह बताया है कि वर्ष 1980 से वर्ष 2011 के बीच भारत और चीन की कृषि पर निर्भर आबादी में भारी बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक भारत की कृषि आबादी में 50% की भारी वृद्धि हुई है, वहीं चीन की कृषि आबादी में 33% का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कृषि आबादी सबसे ज़्यादा भारत में ही बढ़ी है। अमेरिका की कृषि आबादी इस अवधि के दौरान 37% घट गई। अमेरिका में बड़े पैमाने पर औद्योगिक होने से कृषि आबादी में खासी कमी संभव हो पाई है। विश्वव्यापी स्तर पर भी कृषि आबादी इस दौरान तकरीबन 12% घट गई है। कृषि पर निर्भर आबादी बढ़ने से इस क्षेत्र में आय बढ़ने की बजाय घट रही है, जिससे किसानों की रुचि कृषि कार्यों में घट रही है। गांवों में रोजगार के वैकल्पिक
घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का कहना है कि 40% किसान खेती को बेहद जोखिम भरा और दुखदाई पेशा मानते हुए इसको छोड़ना चाहते हैं। समस्या यह भी है कि बदलती दुनिया में हम अपनी कृषि को ना तो आधुनिक आधारभूत संरचना दे सके हैं और ना ही कृषि उत्पादों में आधुनिक बाजार व्यवस्था से जोड़ सके हैं। चीन जैसे देशों में यह काम काफ़ी तेज गति से हुआ है। देश की नौकरशाही कृषि के लिए जो योजनाएं बनाती है उसमें से ज़्यादातर योजनाओं का किसानों के लिए कोई मतलब नहीं होता है। वे तो मौसम और उसकी मार पर ही निर्भर है। संस्कृत वह भाषा है जिसे सभी भारतीय भाषाओं की जननी होने का गौरव मिला है, जिसे ज्ञान का भंडार कहा जाता है। जिस भाषा में हमारे धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई है, आज दयनीय स्थिति से गुजर रही है। दुर्भाग्य यह है कि उस संस्कृत भाषा को अनावश्यक मानकर विदेशी भाषाओं को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। हिंदी पूरे देश की भाषा है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय भाषाएं महत्वपूर्ण भाषा हैं क्योंकि ये क्षेत्र विशेष की मातृभाषा हैं, किंतु संस्कृत, जिसे देववाणी होने का गौरव प्राप्त है, ना तो राष्ट्रीय भाषा है, ना अंतर्राष्ट्रीय और ना किसी प्रदेश की मातृभाषा है। सिर्फ इसके कारण संस्कृत का त्याग कर देना चाहिए। सम्राट अशोक ने जिस ब्राह्मी लिपि में अपने संदेश लिखवाए थे वह आज लुप्त है। संभवतः कुछ ऐसा ही संस्कृत भाषा के साथ ना हो जाए। महोदय, मैंने वहाँ यह देखा है कि राज्य के कुछ लोग और परिवार धन बटोरने में लगे हुए हैं, क्योंकि वह भारत संघ के धन कर, उपहार कर, शहरी भूमि सीमांकन आदि कानूनों को वहाँ लागू नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ निहित स्वार्थ है। ये तत्व हमेशा ऐसा करते रहते हैं, जिससे वहाँ का आम आदमी यह नहीं भांप पाता है कि इसके कारण उनका शोषण और उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें आर्थिक प्रगति के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता और सांस्कृतिक अस्मिता के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि गरीब और वंचित जनता के हित में गरीबी, भूख
और रोगों को दूर कर वहाँ संतुलन विकास सुनिश्चित किया जाए, तभी वहाँ सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा। यदि इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाए तो वास्तव में वह न केवल गरीबी और पिछड़ेपन दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, अपितु उसमें कश्मीर की संस्कृति भी सुरक्षित रह सकेगी। श्री जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं और उन्होंने वहाँ की जनता का दुख दर्द देखा है, उनकी कसक को पहचाना है, पीड़ा को समझा है और उनकी समस्याओं कठिनाइयों को स्वयं देखा और शिद्दत से महसूस किया और कश्मीर समस्या को गहराई से परखा है। लेकिन साथ ही वे एक विवादास्पद राज्यपाल भी बन गए। उस दौर में वे क्या कुछ और करना चाहते थे, उसे ना कर पाने की उनकी सीमाएं, परिस्थितियां और दबाव के कारण उनकी निराशा, हताशा और क्षोभ को समझा जा सकता है, किंतु अनुच्छेद 370 को कश्मीर संबंधी सभी समस्याओं की जड़ नहीं कहा जा सकता। देश के कई अन्य भागों में भी समय समय पर उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद फैलते रहे हैं। अगर आप पंजाब पर उदाहरण लेंगे तो आप कह सकते हैं कि वहाँ तो ऐसे अनुच्छेद की दीवार नहीं थी। श्रीमान जी, जिस लोकतंत्र पर हम दिन रात इतराते नहीं अघाते, उसका स्वरूप क्या है? स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।